Hello everyone. So today we will study about anti-rheumatic drugs and rheumatoid arthritis basic information. So rheumatoid arthritis is basically an autoimmune disease. तो हमें पता होना चाहिए कि autoimmune disease होती क्या है। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ में हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसके जो इम्यून सेल्स है वो बॉडी के हेल्दी सेल्स को अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है और उसकी वजह से हमारी जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं करता और बॉडी को सफ़र करना पड़ता है। तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में बेसिकली होता क्या है, इसमें जॉइंट की इन्फ्लामेशन हो जाती है, साइनोवियल प्रोलिफरेशंस में फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है बोन्स की, कार्टिलेज की। सो क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। सो बेसिकली र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस जब भी होता है तो ये सिमेट्रिकली होता है। सिमेट्रिकली का मीनिंग ये है कि नहीं भी ये माइग्रेट करता है जॉइंट से जॉइंट तक, मतलब अगर आपके एक हाथ के जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे में भी होने के चांसेस है। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस विल बी पेनफुल, स्वेलिंग विल बी देयर इन द नोड्यूल्स। सबसे पहले हैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है विच इज़ अर्ली इन डिजीज़। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू जो कि अभी दिख रही है इसके थ्रू हम र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसके जो इम्यून सेल्स जैसे कि हमारे टी सेल्स होते हैं जो कि मोर देन 50% या अप्रोक्सीमेटली 50% प्रेजेंट रहते हैं, जब ये बॉडी को अटैक करते हैं तो मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कोज होती है और उसकी वजह से आगे बोन डिस्ट्रक्शन होती है। इन्फ्लामेशन हमारे साइनोवियल फ्लूइड में होती है, तो साइटोकाइंस की एक्टिवेशन की वजह से मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होती है जो और ज़्यादा मीडिएटर रिलीज़ कर देते हैं और उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन होती है साइनोवियल फ्लूइड में। फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होने की वजह से साइटोकाइन स्पेशली लाइक रैंकेल रिलीज़ होता है। आगे ये ओस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि हमारे बोन ईटिंग सेल्स होते हैं, ये बोन की इरोजन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स जो कि हमारे WBCs होते हैं एक टाइप के। ये क्या करते हैं कि हमारे ये प्रोटीएजेस एंजाइम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी कार्टिलेज की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में बेसिकली जैसे एक बोन है वो हमारी कार्टिलेज से कवर होती है। नेक्स्ट हमारी उसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है साइड में लगी हुई वो साइनोवियल फ्लूइड को कैरी करती है। अब र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ये साइनोवियल फ्लूइड है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ड्यू टू द बॉडी इम्यून सेल्स जो कि खुद की बॉडी को ही अटैक कर रहे होते हैं जॉइंट्स में। तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन आ जाती है। तो आई होप आपको बेसिक पैथोफिजियोलॉजी समझ आ चुकी होगी। सो लेट्स मूव ऑन कि नहीं टी सेल्स हमारे एंटर कैसे करते हैं जॉइंट्स में। तो जब हमारे जॉइंट्स में एंजियोजेनेसिस की कंडीशन आती है इसकी वजह से हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है और एडहेजन मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नसेड्स है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है जो कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ होती है। तो आगे हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स दो टाइप में डिवाइड होती है। पहला होता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स जिनको हम DMRDs भी बोलते हैं। तो आगे DMRDs दो ड्रग्स में डिवाइड करता है जो कि हमारी नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं एंड देन बायोलॉजिकल ड्रग्स होती है। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स भी आगे क्लासीफाई करता है इम्यूनोसुप्रेसेंट्स में एंड अदर इम्यूनोमोड्यूलेटर्स में। इम्यूनोसुप्रेसेंट्स की ड्रग्स है हमारी मिथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन एंड अदर इम्यूनोमोड्यूलेटर्स है सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन जो कि हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स है। देन हमारी लेफ्लुनोमाइड, टोफासिटिनिब।
DMRDs की अदर क्लास है बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसमें हमारे TNF अल्फा इनहिबिटर एंड अदर बायोलॉजिकल्स आते हैं। इनको याद करने के लिए हम याद करें EIA, E से इटैनरसेप्ट, I से इन्फ्लिक्सीमैब, A से अडेलिमोमैब। एंड बायोलॉजिकल्स को याद करने के लिए हम याद करेंगे AAR, एनाकिनरा, एबाटासेप्ट एंड रिटुक्सीमैब। देन एडजुवेंट ड्रग्स में आती है प्रेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। जो हमारी सर्टोलिजुमैब एंड गोलिजुमैब है, ये हमारे अदर TNF अल्फा इनहिबिटर्स है। एंड हमारे अदर इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स है राइलोनासेप्ट एंड कैनाकिनुमैब। अब आगे हम ड्रग्स की फुल नॉलेज लेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहले नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स आती हैं। The first one is methotrexate, which inhibits DHFRase enzyme, which is dihydrofolate reductase enzyme। ये फोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, कीमोटैक्सिस एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शंस को भी इनहिबिट करता है। सो जैसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिटेक्ट हो जाता है पर्सन में, तो इनिशियल ट्रीटमेंट में मेथोट्रेक्सेट हमारी प्रेफर की जाती है। ये DMRD है, फर्स्ट चॉइस DMRD है, जो कि प्रेफर की जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में। प्रोबेनासिड और एस्पिरिन हमारे इंक्रीज़ कर देते हैं मेथोट्रेक्सेट के लेवल्स को एंड उसकी टॉक्सिसिटी को, क्योंकि वो मेथोट्रेक्सेट की एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं, क्योंकि प्रोबेनासिड तो यूरिकोसूरिक ड्रग है इसीलिए। एंड देन हमारे ट्राइमिथोप्रिम जब हम मेथोट्रेक्सेट के साथ देंगे तो ये इनहिबिट तो DHFR को कर देंगे, लेकिन बोन मैरो डिप्रेशन का खतरा रहता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेथोट्रेक्सेट में हमारे आते हैं ओरल अल्सरेशन एंड GI अपसेट भी हो सकता है। और अगर आप प्रोलॉन्ग थेरेपी देते हो मेथोट्रेक्सेट की, तो लीवर सिरोसिस के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। मेथोट्रेक्सेट हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रेगनेंसी में, लीवर डिजीज़ में, एक्टिव इन्फ्लामेशन है कोई, ल्यूकोपीनिया है या फिर पेप्टिक अल्सर है। द अदर ड्रग इज़ एजाथायोप्रिन। एजाथायोप्रिन हमारी इनहिबिट करती है प्यूरिन की सिंथेसिस को। एजाथायोप्रिन विद द हेल्प ऑफ थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफर एंजाइम 6 मर्केप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा सप्रेस करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। एजाथायोप्रिन को हम मेथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन नहीं करते हैं और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ दिए जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल की क्लास में अदर ड्रग आती है हमारी सल्फासेलेजिन, अदर इम्यूनोमोड्यूलेटर्स की ये ड्रग है। ये ड्रग कोलोन में जाके डिग्रेड होती है सल्फापिरिडीन एंड 5-ASA मोइटी में। जो इसकी 5-ASA मोइटी है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हेल्प होती है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करती है। एंड जो सल्फापिरिडीन मोइटी होती है वो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाती है कोलोन में, जो कि हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक्टिव मोइटी है। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें है न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। न्यूट्रोपीनिया का मतलब है डिक्रीज्ड नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स विच इज़ अ टाइप ऑफ WBC। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। जो सल्फासेलेजिन हमारी ड्रग है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सेकेंड लाइन ड्रग फॉर द माइल्डर केसेस, मतलब माइल्ड केसेस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, तो सेकेंड लाइन ड्रग सल्फासेलेजिन होगी। नेक्स्ट ड्रग्स coming in immunomodulators are hydroxychloroquine, chloroquine. They both are anti-malarial drugs. So ये इनहिबिट करेंगी बीटा लिम्फोसाइट्स को, रिड्यूस कर देंगी मोनोसाइट इंटरल्यूकिन 1 को। ये लाइजोसोमल स्टेबलाइजेशन कर देगी, जिसकी वजह से लाइजोसोम बर्स्ट नहीं होंगे। रेडिकल्स क्वेंजिंग कर देगी, इसका मीनिंग होता है कि ये न्यूट्रलाइज कर देगी फ्री रेडिकल्स को। हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं नॉर्मल सेल्स को, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम देके। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट है जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन के, तो ये मेलेनिन कंटेनिंग जो टिश्यू होते हैं उनमें जाके ये रेटिनल डैमेज कर देता है, कॉर्नियल ओपेसिटी कर देता है। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के केस में ये रिवर्सिबल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोक्विन। अब इससे अगली जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है इसके वो है रैशेस, ग्रेइंग ऑफ हेयर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मायोपैथी एंड न्यूरोपैथी। नेक्स्ट ड्रग इज़ लेफ्लुनोमाइड, जो कि हमारी इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज एंड पिरिमिडीन सिंथेसिस को। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आते हैं डायरिया,
हेडेक, नोज़िया, रैशेज़, लॉस ऑफ हेयर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया और चेस्ट पेन के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। हेपेटिक ट्रांसएमिनेज जो कि हमारा लिवर को डैमेज करता है, वो एंजाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारी इम्यूनोमोड्यूलेटर की ड्रग आती है टोफासिटिनिब, जो कि एक तरीके की हमारी सिंथेटिक ड्रग है फॉर द सीवियर केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो टोफासिटिनिब हमारी ड्रग है, ये हमारी JAK3 और JAK1 पाथवे को इनहिबिट करती है। तो इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है वो है हेडेक, इंसोम्निया, डायरिया, हाइपरटेंशन, अनीमिया, फ्लेयरिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लीवर डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारी क्लास आती है बायोलॉजिकल एजेंट्स की, जिसमें सबसे पहले आते हैं TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स, जिसको हम याद किया था EIA। E से इटैनरसेप्ट, I से इन्फ्लिक्सीमैब, A से एडेलिमोमैब। तो जब भी हमारा TNF अल्फ़ा एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे दो रिसेप्टर होते हैं, TNFR1 एंड TNFR2। तो एक्सीजनियसली हमें एडमिनिस्टर करना पड़ता है। जो TNF रिसेप्टर सोल्यूबल प्रोटीन्स होंगे या एंटीबॉडी होंगे, वो ऑलरेडी जो इम्यून रिएक्शंस चल रही होंगी ना, जिसकी वजह से हार्म हो रहा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो उन रिएक्शंस को इंटरप्ट कर देंगे। तो जो TNF इनहिबिटर्स है वो सप्रेस कर देंगे मैक्रोफेजिस को एंड टी सेल के फंक्शंस को, जिसकी वजह से जो न्यूअर बोनी इरोजन्स हो रहे होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो हम इसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, इटैनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब एंड एडेलिमोमैब के बारे में। तो सबसे पहले हम इटैनरसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, which is a type of recombinant fusion protein of TNF receptor with Fc portion of human IgG एंड इसको सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। 50 mg वीकली देते हैं। ये हमारा TNF रिसेप्टर की एक्टिवेशन को रोक देता है। पेन, रेडनेस, ईचिंग हो सकती है इंजेक्शन साइट पे जहाँ से आप इंजेक्शन दे रहे हो इसका। चेस्ट इन्फ्लेमेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन हमारी इन्फ्लिक्सीमैब आती है। इन्फ्लिक्सीमैब इज़ अ टाइप ऑफ काइमेरल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड न्यूट्रलाइज TNF अल्फ़ा। सो इसको हम 3 to 5 mg पर kg IV देते हैं। इसको यूजुअली मिथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन किया जाता है। इट डिक्रीजेस एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट इन्फ्लिक्सीमैब। रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर दैट एडेलिमोमैब विच इज़ अ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन मोनोक्लोनल TNF एंटीबॉडी। इसको भी हम सबक्यूटेनियसली 40 mg देते हैं एवरी 2 वीक्स। इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है। इसको भी हम मिथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन करके देते हैं और एंटीबॉडी फॉर्मेशन को कम करते हैं ये वाली ड्रग भी। अब हम आगे पढ़ेंगे अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो कि हमने कैसे याद किए थे, AAR। अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास आती है एनाकिनरा, एबाटासेप्ट एंड रिटुक्सीमैब। तो एनाकिनरा इज़ अ टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंटरल्यूकिन-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका डोज 100 mg सबक्यूटेनियसली डेली देते हैं। लोकल रिएक्शन एंड चेस्ट इन्फेक्शन चांसेस आर मोर, दे आर इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। देन हम पढ़ेंगे एबाटासेप्ट के बारे में, जो कि रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन है विच कंबाइंस with the part of Fc domain of human IgG with extracellular domain of T cell inhibitor receptor, that is CTLA4. It binds with CD80 and CD86 molecules. आफ्टर दैट हमारी आती है रिटुक्सीमैब ड्रग विच इज़ अ काइमेराइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये बीटा लिम्फोसाइट्स को डिप्लीट्स करती है। द लास्ट क्लास इज़ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स देते हैं। ये पोटेंट इम्यूनोसुप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करते हैं। जॉइंट डिस्ट्रक्शन इसमें स्लो डाउन हो जाती है, इसकी वजह से बोनी इरोजन्स डिले हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का डिफ़िकल्ट हो जाता है विदड्रॉ करना स्टेरॉयड पेशेंट को, जो ऑलरेडी स्टेरॉयड डिपेंडेंट बन चुका होता है। तो बेसिकली ग्लूकोकोर्टिकॉइड करते क्या है, ये सप्रेस कर देते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस को, जिसकी वजह से ब्रेन डिक्रीज़ कर देता है कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करना, ACTH की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। अब एक बार हम एक्सोजिनियसली स्टेरॉइड्स जब देने लग जाते हैं तो बॉडी एबल नहीं करती कि वो कोर्टिसोल एकदम से बनाना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। तो इसकी वजह से glucocorticoids are difficult to be withdrawn. Thank you. Subscribe my channel
for more educational videos.